हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास आपकी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम लोग महाजनपदा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, आप वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें पूरे महाजनपदा जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। इसमें सारी ही बुक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ले रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि महाजनपद क्या थे, इनको पढ़ने का मतलब क्या है और कितने थे, उसको पहले समझ लीजिएगा। तो टोटल जो आपके महाजनपद थे वो थे हमारे 16। ठीक। महाजनपदा को इम्पोर्टेंट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि एक था हड़प्पर वैली। ठीक। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो पूरा टाउनशिप बेस्ड थी ये एक तरह से मॉडर्न वे पे बेस्ड थी। हड़प्पन की डिक्लाइन होने के बाद एक पूरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि रूरल बेस्ड सोसाइटी जो थी वही ज्यादातर चल रही थी। लेकिन जो महाजनपदा का समय था जो लगभग 500 550 बीसी से चालू हुआ था, इसमें फिर से एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्बन सोसाइटी जो थी वो उभर कर आई थी। मतलब जो भी यहाँ का जो एक तरह से जो टाउनशिप बेस्ड थी वो पूरी एक तरह से अर्बन बेस्ड थी। ठीक। तो आप देख अभी एक ऊपरी तौर पर समझ लीजिए कि कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट महाजनपद। जैसे कुरु हो गए, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, वत्सा हो गया, छेदी हो गया, शूरसेना हो गया, पंचला हो गया, कोशाला, काशी, मल्ला, मगधा, अंगा, वृजी और ये साउथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अश्मका। ठीक। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। ये गंधार हो गया, ये कंबोजा हो गया। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये पहले समझते हैं कि इन लोगों का उद्गम कहाँ से हुआ। देखिएगा, बर्थ ऑफ महाजनपद आई। देखिए, बर्थ ऑफ महाजनपद जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि हड़प्पन के बाद एक तरह से पूरी सोसाइटी जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हम लोगों को ये बताया कि कहीं ना कहीं हाँ अर्बन टाउनशिप बेस्ड थी। जो भी हड़प्पन के बाद का समय हम लोगों को मिलता है वो एक तरह से पूरा हम लोगों को मिलता है रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड। ठीक। तो महाजनपद एकदम से उभर के आए या इनको मतलब धीरे धीरे ये लोग उभर के आए या ऐसे फ्रेगमेंटेड लेवल पे क्यों थे, क्या कोई सेंट्रल पॉइंट था उसके बाद ये लोग डिसलोकेट हुए, तो इस बारे में समझते हैं। देखिएगा, 6th century BC is known as second urbanization in the Indian subcontinent। तो देखिए इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला गया है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला गया था हड़प्पन वैली को, उसके बाद पूरी रूरल सोसाइटी आई, उसके बाद महाजनपद जो थे ये इस वजह से इसको बोला गया सेकेंड अर्बनाइजेशन क्योंकि यहीं से राइज हुआ था हमारा महाजनपदा का। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन टाउन एंड नियरली आफ्टर, देखिए हड़प्पन के बाद करीबन से करीबन आप ये समझ लीजिए 990 साल। ठीक। मतलब जो अप्रॉक्स आपका हो गया 1000 ईयर से भी ज्यादा लगभग था कुछ। लेकिन अप्रॉक्स जहां तक जो लाइब्रेरी है जितनी भी आप लोग कंप्यूटर उससे देखेंगे ऑनलाइन गूगल, तो 990 साल के बाद धीरे धीरे इन लोगों का उद्गम चालू हो चुका था। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि जैसे जो हमारी हड़प्पन सोसाइटी थी वो इंदस बेस्ड थी। ठीक। जो इंदस गंगा मतलब इंदस बेसिन था, मतलब जहां जहां से इंदस की ट्रिब्यूटरियां या जो इंदस का एडजॉइनिंग एरिया था वहां पे लोग पाए जाते थे। लेकिन जो महाजनपद था ये कहाँ उभर के आए, ये उभर के आया था हमारा गंगा बेसिन के। ठीक। मतलब कि जो गंगा नदियों की ट्रिब्यूटरी थी उनके इर्द गिर्द इन लोगों का राज हुआ था। सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट हरियाणा से ले वेस्टर्न यूपी, मतलब ऐसे समझिएगा मैप पे। ये समझ लीजिए आपका भारत का मैप है। पहले अफगानिस्तान अफगानिस्तान सब सेम थे। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, एक से आप ये समझ लीजिए लगभग जो ये वाला आपका एरिया था यहाँ पे आपकी पूरी बेस्ड हुई थी हड़प्पन वैली। लेकिन अब वो जब मनमोहन जनपद जो आया जो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन था वो आपका शिफ्ट हो गया था इस एरिया में लगभग। ठीक। तो एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वो अब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग भारत के हिसाब से मिडिल ईस्ट में लगभग या नॉर्थ ईस्ट में लगभग शिफ्ट हो चुका था ये। This region was not only fertile on account of better rainfall, river system, but was also closer to iron production center। अब देखिए जो मेन अर्बनाइजेशन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ आयरन कल्चर। ठीक। ये मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आयरन कल्चर के डेवलपमेंट होने से ही जो हमारी सोसाइटी थी उसने एकदम से ग्रोथ की थी। ठीक। तो अब इस रीजन में जब आयरन पाया जाने लगा और फर्टाइल था ही क्योंकि यहाँ पे गंगा एक तो रिवर बेसिन और प्लस यहाँ की जो बारिश होती थी वो भी अच्छी खासी मात्रा में होती थी। तो इस वजह से ये हर चीज से ये जो एरिया था उनको ये हर तरफ से इनको बेनिफिट दे रहा था। इसी की वजह से सब यहाँ पे राइज किए थे। एज हैज बीन डिटेल इन अर्लियर चैप्टर, ये हम लोग पहले भी आप सबको चैप्टर्स में अपने बता चुके थे कि जो लेटर वैदिक पीरियड था वो वहां पे पीपल एग्रीकल्चर करने लगे थे।
एग्रीकल्चर के बाद अब क्या हुआ, वो किसी ना किसी पार्टिकुलर प्लेस पे सेटल डाउन होने लगे थे। तो अब वही धीरे धीरे जब ये लोग थोड़े बड़े, फिर ये लोग और फैमिली बढ़ती गई, फिर जब ये लोग एक अच्छी खासी क्वांटिटी में हो गए, फिर ये एक तरह का एरिया जो था ये अब हमारा बन गया था जनपदा। ठीक। और यहीं से धीरे धीरे आगे चल के राइज हो गया था महाजनपदा का। द न्यू एग्रीकल आयरन एग्रीकल्चर। देखिए आयरन एग्री जब आयरन मिल गया तो जाहिर सी बात है उससे लोग अलग अलग टूल बनाने लगे जो कहीं ना कहीं को कल्टीवेशन करने में मदद देने लगा। चाहे वो एक तरह से जानवरों का शिकार करना हो या अपने घर बनाना हो उसको सपोर्ट देना हो, तो कहीं ना कहीं आयरन ने इनको हर तरफ से बेनिफिट दिया था। तो अब जहां आयरन मिल रहा था फिर ये धीरे धीरे वहीं पे एरिया में सेटल होने लगे थे। ऑल्सो आयरन वेपन मेड द वॉरियर क्लास मोर इंपॉर्टेंट। अब जाहिर सी बात है जब आयरन आया सोसाइटी बढ़ती गई, तो अब ये लोग दूसरों की सोसाइटी में पहुंचने लगे और फिर यहाँ से चालू हुआ था युद्ध। और युद्ध में मदद कौन करता था, आयरन वेपन्स। दिस परमानेंट सेटल लीड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद। अब देखिए जाहिर सी बात है जब ये धीरे धीरे कोई कहीं सपोज ये इतने छोटे से एरिया में लोग बसना चालू हुए, फिर फैमिली बढ़ती गई, फिर ये लोग और बढ़े और बढ़े, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये लोग जो जब अच्छा खासा एरिया हो जाता था तो ये जनपदा बन जाते थे। और जब ये लोग इंपॉर्टेंट और वॉरियर क्लास एक तरह से उभर के आते थे, तब इन लोगों का बर्थ हो जाता था, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इन लोगों का शिफ्टिंग हो जाती थी जनपद से महाजनपद की तरफ। और यहीं से बर्थ हुआ था हमारा महाजनपदास का। अब महाजनपदास बन गए, कैसे बने, कहाँ से बने, क्या क्यों बने, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्चुअली में महाजनपद थे क्या उसको समझते हैं। Use of better iron tool and weapon enabled some territory or states to become very large and they we call महाजनपदा। छोटी छोटी स्टेट जो थी जब उनके पास आयरन वेपन आ गया, आयरन टूल आ गया, उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक होने लगी, तब वो एक तरह से टेरिटोरियल स्टेट बन गए और जो कि एक अच्छी खासी एरिया में फैल गए थे। और फिर वहां से इनको कहा जाने लगा था महाजनपदा। लार्ज टेरिटोरियल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया became visible, cities and state become visible in South India a few centuries later। जो पहले के हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट था यहाँ पे महाजनपद जल्दी उभर के आए थे एज कम्पेयर टू द साउथ में। जो भी जितने भी जहां महाजनपद थे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो विंध्या का रीजन है उसके ऊपर थे। मतलब ये भारत का मैप है, यहाँ पे आपके विंध्यास माउंटेन है, तो लगभग ये वाला जो एरिया था यहीं पर ज्यादा थे। केवल एक जो है महाजनपद वो इसके नीचे था, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी थे वो सब दो यहाँ पे और बाकी जितने बचे वो सब इस एरिया में सेटल थे। From 600 BC, the political history of India is the history of struggle between these states for supremacy। तो अब 600 से एक महाजनपदा में आपस में टेरिटोरियल वॉर जो थे वो चालू हो गए। तो यहीं से एक जो इंडिया मतलब एक तरह से जो पोलाइट कंट्री कही जाती थी वो अब एक तरह से हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बनने लगी थी यहीं से। According to Buddhist text, Anguttara Nikaya was land between Himalaya and Narmada was divided into 16 independent state। तो देखिए अंगुत्तरा निकाय है जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग जब बुद्धिस्ट की क्लास लेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इस बारे में। तो इस टेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो विंध्या जो गंगा का रीजन है, मतलब एक सेकंड, ये देखिए ये हिमालय यहाँ से जाते हैं, ठीक, तो यहाँ का जो रीजन है और प्लस नर्मदा नदी जो यहाँ हमारी बहती है, तो ये वाले रीजन के ऊपर की जितनी जो भी बाउंड्री थी वो 16 पार्टों में बटी थी, ऐसा इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक। अब सबसे पहले आता है हमारा अंगा। पहले मैप पे समझिएगा अंगा कहाँ पर है आपका, ये वाला जो एरिया है लगभग बिहार का जो एडजॉइनिंग एरिया और थोड़ा वेस्ट बंगाल का जो एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ पे बसा था हमारा अंगा। ठीक। इस तरह का आज भी आपको दिखेगा ये जल्दी, गूगल पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अंगा क्या था इसको समझते हैं। मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंगेर एंड भागलपुर बिहार। जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है आज के समय की जिसको हम लोग मोंगेर कहते हैं, जब आप बिहार के मैप पे देखेंगे तो आपको दिखेगी डिस्ट्रिक्ट। तो जो मोंगेर है और प्लस जो भागलपुर है ये जो बिहार में है आपका, यहीं पे बेस्ड थी पूरा अंगा महाजनपदा। अंगा महाजनपदा की कैपिटल क्या थी, ये थी हमारी चंपा। ये लोकेट कहाँ करती थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर। मतलब कि जब आप देखेंगे कुछ इस तरह का अंगा का था मैप, तो लगभग यहाँ पे इसकी जहाँ पे गंगा और चंपा मिलती हैं इस एरिया में, यहाँ पर इसकी कैपिटल थी जिसका नाम था चंपा। ठीक। और इस कैपिटल का नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि चंपा रिवर यहाँ पर मिलती थी आके। Champa was an important commercial center of the trade route and merchant sailed from here to Subrahmanyam, Southeast Asia।
अब अंगा की ग्रोथ की जो मेन वजह थी, या हम लोग ये कह सकते हैं कि अंगा एक इंपॉर्टेंट टाउन उभर के क्यों आया था, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। ठीक, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ एक तरह से कॉमर्शियल सेंटर बच चुका था। अब देखिए बंगाल भी यहाँ से ज्यादा दूर तो था नहीं, तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प करता था जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ से ट्रेड करने में इनको, और अंगाई जो था वही सबसे ज्यादा जो ईस्ट है हमारा वहां पे बेस्ड था, तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से ट्रेडिंग जो सपोर्ट मिलता था वो अच्छा खासा मिलता था, और ये एक तरह से कॉमर्शियल टाउनशिप उभर के आया था। अगला है हमारा काशी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। इसमें जो है आपको सारी ही मतलब जितने भी भक्त हैं और जो भी इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो वैसे भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काशी कहाँ था, ये था। कहाँ पड़ता है बताने की जरूरत नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा, ये यूपी के प्रेजेंट में जो वाराणसी का क्षेत्र है उसकी एडजॉइनिंग बाउंड्रीज में काशी हमारी पाई जाती थी। काशी, इसकी कैपिटल वाराणसी थी, जिसको हम लोग मॉडर्न बनारस कहते हैं। काशी वॉज इवेंचुअली कैप्चर बाय कोशला। तो काशी जो कि एक अच्छा खासा उभर के आया था, लेकिन ड्यू टू द इनकैपेसिटी, नॉन कैपेसिटी ऑफ द किंग ऑफ काशी की वजह से ये अल्टीमेटली कोशला के हाथों में चला गया था। मतलब कोशला जो एक महाजनपद था ना, उसने पूरे काशी को कैप्चर कर लिया था, और धीरे धीरे जो एक छोटा राज्य था कोशला, वो काशी कैप्चर करने के बाद एक अच्छा खासा बड़ा राज हो गया था। तो ये था काशी के बारे में। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको किसी भी बुक में जल्दी मिलेंगी नहीं, और ना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ खास इन सबसे पूछा जाता नहीं। केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा वो कि जो कोशला था वो इस समय मॉडर्न एरिया कहाँ पर है। मतलब सपोज एक कोई भी महाजनपद दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इस समय इसका मॉडर्न नेम क्या है, इसकी जो बाउंड्री थी वो क्या है, या उस समय जो इसकी कैपिटल हुआ करती थी वो क्या थी, या एक आधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने आपको काशी का बताया कि इसको कोसला ने कैप्चर कर लिया था, अंगा को बताया जो कि एक कॉमर्शियल टाउन था। तो उसी तरह हर जो महाजनपद है उसमें जो एक आधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पूछे जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे आप मेंशन कर दिए हैं। कोसला क्या था इसको समझते हैं। कोसला का जो एरिया था वो क्या था हमारा, वो है हमारा ईस्टर्न यूपी, इंक्लूडिंग अयोध्या एंड द ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी ऑफ शाक्या। ये देखिए, ये है आपका कोसला का एरिया। ठीक, ये तो यहाँ ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका इस समय प्रेजेंट में जो है वो है आपका अयोध्या। उस समय की जो कुछ टेरिटरी बाउंड्री थी जो आती थी शाक्यास के अंदर, मतलब जो आगे चल के शाक्यास के अंदर में आई, शाक्यास के अंदर में आई, वो जो एरिया था वो भी कोशला में इंक्लूडेड था। तो बेसिकली मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जो अयोध्या का एडजॉइनिंग एरिया था, अयोध्या का जो एडजॉइनिंग एरिया है या जो प्रेजेंट में अयोध्या है, वो पूरा उस समय क्या था, वो था हमारा कोशला। या हम ये भी कह सकते हैं अयोध्या का जो पहले नाम था वो था कोशला। अयोध्या की कैपिटल क्या थी, वो कोशला की कैपिटल क्या थी, सरयू रिवर दैट डिवाइडेड द स्टेशन इनटू टू पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट कैपिटल श्रावस्ती, जिसके किंग थे प्रसन्नजीत। ठीक, अब देखिएगा जो कोशला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी महाजनपद आपको पढ़ा उसके केवल एक कैपिटल थे, लेकिन जो कोशला था क्योंकि इसकी बाउंड्री काशी कैप्चर करने के बाद भी काफी बड़ी एक्सटेंड हो गई थी, तो इस वजह से सरयू रिवर एक तरह से इसको दो पार्टों में बांट रही थी। ठीक, दो पार्टों में बांट रही थी। जो इसकी नॉर्थ कैपिटल थी वो थी हमारी श्रावस्ती, और जो इसकी साउथ की कैपिटल थी वो थी हमारी कुशावती। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो नॉर्थ की कैपिटल थी कोशला की वो थी हमारी श्रावस्ती, और जो साउथ की कैपिटल थी वो थी हमारी कुशावती। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा। जो नॉर्दर्न कैपिटल थी, जिस जो श्रावस्ती थी, उसके किंग कौन थे, वो थे हमारे प्रसन्नजीत। ये बुद्धास कंटेम्प्रेरी भी थे। बुद्धास कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि बुद्धास के समय में इनका भी राज चल रहा था। The tribal republic of the Shakya of Kapilavastu including Lumbini which Kapilavastu। अब देखिए कपिलावस्तु का बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये गलत पॉइंट है। कपिलावस्तु का कहने का मतलब ये है क्योंकि एक रीजन है जो कि हमारे बुद्धा से रिलेटेड था। ठीक, बुद्धा से रिलेटेड था। तो कहने का मतलब ये है कि जो शाक्य का जो कपिलावस्तु का एरिया था वो भी यहाँ पे आता था नॉर्दर्न कैपिटल में श्रावस्ती के, जो कि लुम्बिनी था। ठीक, जो लुम्बिनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे हुआ था बुद्ध जी का जन्म। ठीक, इस वजह से ये जो एरिया था ये कोशला के अंदर आता था, जो कि एक्चुअली में उस पॉइंट पे जो था वो रिपब्लिक तक इसका शाक्या का, जो कि कपिला वस्तु में जिनका किंगडम था। साउदर्न पार्ट कैपिटल इसका क्या था, वो था कुशावती, जो कि बर्थ प्लेस था हमारा गौतम बुद्ध का। ठीक, तो ये था पूरा कोशला के बारे में।
अब आते हैं वाजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। वाजी को मैप पे देखिए, ये आपका ये मतलब कि मल्ला के ईस्ट में और मगधा के नॉर्थ का जो एरिया है वो कहलाता था वाजी। वाजी नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत। मतलब जाहिर सी बात है, गंगा के नॉर्थ में पाया जाता है। डिवीजन जो उस समय तिरहुत का जो डिवीजन था उसमें वाजी का जो वाजी की बाउंड्रीज थी वो फाइंड होती थी। कॉन्फेडरेसी ऑफ द 8 और 9 क्लैंग ऑफ विच लिच्छावली। देखिए वाजी जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई एक मतलब मेन सेंटर पावर नहीं थी किंगडम की। वो 8 जो है छोटे छोटे क्लैनों से मिलके बनाता है पूरा वाजी। ये काफी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 8 क्लैनों से कौन सा राज बना था, तो उसका आंसर होगा आपका वाजी। अब इसको समझ लीजिएगा, जो 8 क्लैन थी उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी। पहली लिच्छावी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, विदेहा जिसकी कैपिटल थी मिथिला, वाजी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, और जनातिका जिसकी कैपिटल थी हमारी कुंडरपुरा। ये जो है इंपॉर्टेंट थी। कैपिटल वाजी की जो जब ये छोटे छोटे राज्य थे, जब ये एक बन गए तो एक तरह से सेंट्रल राज बन गया। तो उस सेंट्रल वाजी की जो कैपिटल थी वो थी हमारी वैशाली। और बाकी जब आप इन डिटेल में जाएंगे और जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी कैपिटल मैंने जो इंपॉर्टेंट राज्य थे जैसे लिच्छावी, जंतिका, बाजी और विदया, इनकी जो कैपिटल थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख लीजिएगा इसको। किंग, इसके किंग वाजी के किंग कौन थे, वो थे हमारे छेदका। छेदका के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिशला के बदल थे, जो कि हमारे महावीर जी की मदर थी। और प्लस फादर ऑफ छेलना थे, जो कि मगध किंग बिंबर शाह की वाइफ थी। इस वजह से वाजी को एक तरह से ये कह सकते हैं कि नाम काफी उभर के आया था ड्यू टू द टू इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी, पहली चीज तो जो महावीर की माँ थी, ब्रदर ऑफ त्रिशला, मतलब जो छेदका किंग थे वो त्रिशला के ब्रदर थे। और त्रिशला कौन थी, वो थी हमारे महावीर की मम्मी। प्लस फादर ऑफ छेलना थे, छेलना कौन थी, ये थी हमारी मगध किंग बिंबिसार की वाइफ। महावीर बिलोंग टू जनात्रिका क्लैन। अब महावीर कहाँ से आते थे, वो भी जनात्रिका, जो कि कुंडलपुरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक, यहीं से हमारे महावीर भी आते थे, महावीर जी। द वाजीज वर डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड इन द मगधा एम्पायर बाय अजात शत्रु। तो देखिए अब ये धीरे धीरे महाजनपद बन रहा था। ठीक, लेकिन हालांकि अब इनकी पावर किंग के जाने से कहीं ना कहीं धीमे हो रही थी। तो अल्टीमेटली जो वाजी का एंड हुआ था, वो एंड किसने किया था, वो हमारा किया था अजात शत्रु ने। इन्होंने क्या किया था, वाजी को डिफीट किया था और प्लस अपने मगधा राज में इसको मिला लिया था। ठीक, तो ये था पूरा वाजी का उठना और प्लस इनका डाउनफॉल। उसके बाद आ जाते हैं मल्लास पे। मल्लास कहाँ पे है मैप पे, मल्ला मल्ला आपका ये रहा। ठीक, ये हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफी मतलब यू नो जो इसका बाउंड्री डिस्प्यूट था वो काफी ज्यादा होगा। इस वजह से क्योंकि वेस्ट पे यदि आप देखें तो कोसला है, ईस्ट पे यदि आप देखें तो विजी है, और साउथ वेस्ट में देखेंगे तो काशी, और साउथ ईस्ट में देखेंगे तो आप मगधा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफी इसका जो बाउंड्री डिस्प्यूट था वो सबसे ज्यादा था एज कम्पेयर टू द डिफरेंट महाजनपदा। इसका कैपिटल क्या था, इसकी भी दो कैपिटल थी, एक कुशीनारा एंड पावा, इसको याद रखिएगा। कुशीनारा एंड पावा आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ, एंड क्या होता है, तो कुछ होता ही नहीं। फिर से देखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सिंस बुद्धा took his last meal and was taken ill at Pava, he went into his महापरिनिर्वाण at कुशीनारा। तो देखिए मल्लास इंपॉर्टेंट बहुत इस वजह से ज्यादा है। पहली चीज तो इसकी जो कैपिटल थी वो कुशीनारा और पावा है। अब कुशीनारा और पावा की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो पावा है वहां पे बुद्ध जी ने लास्ट मील अपना खाया था। ठीक, जिसके बाद से ये यहीं से बीमार पड़ गए थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुशीनारा। कुशीनारा क्यों था, क्योंकि यहीं से बुद्ध जी ने लिया था महापरिनिर्वाणा। ठीक, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मल्लास की कैपिटल थी कुशीनारा। पावा, पावा क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पावा आप कह सकते हैं कि पावा ने बुद्ध ने खाया इसलिए वो पावा। प्लस कुशीनारा क्योंकि परिनिर्वाणा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब सिटी किंगडम क्या आता है हमारा, सिटी किंगडम आता है ये। ठीक, इस तरह का आज भी इस तरह की इसका किला फोर्ट का थोड़ी डिजाइन है, वो आप जा अभी गूगल कीजिएगा तो आपको दिखेगा अच्छा सा। कुछ कुछ इसकी मतलब जो एक्सटेंट है वो आज भी रिमेन्स है, जो रुइंस है वो आज भी आपको दिखेंगे। खेती या जो हम लोग कह सकते हैं खेती भी, बुंदेलखंड और जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहां पे ये पाया जाता है। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती और श्योतिव्रतनी गरा। हालांकि ये ज्यादा बस एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक बार यूपी पीसीएस में से पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। केवल ये देख लीजिएगा, जो इसकी मेन कैपिटल पूछी जाती है वो पूछी जाती है शक्तिमती। इसके किंग कौन थे, इसके किंग थे शिशुपाल। अब शिशुपाल का नाम क्यों है, क्योंकि महाभारत में एक व्याख्यान हुआ था यदि आपको याद हो,
जिसमें श्री कृष्ण ने एक आदमी की गर्दन काट दी थी। वो आदमी के कजिन ब्रदर थे। वो आदमी कौन थे? वो थे हमारे शिशुपाल। अकॉर्डिंग टू सर्टेन पुराणास ही इज कंसीडर्ड एज एन एली ऑफ जारसंग ऑफ मगधा एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। मतलब कि ये एली, ये कह सकते कि एक तरह से दोस्त थे किसके? जारासंग, जो कि मगध के थे, और दुर्योधन थे, जो दुर्योधन कुरु, जिनका हम लोग सब महाभारत में नाम सुने थे। एंड एट लास्ट ही वॉज अ राइवल ऑफ वासुदेव कृष्ण हु अल्टीमेटली किल्ड हिम। ठीक, वो एक सभा चल रही थी जिसमें ये कृष्ण जी की बेइज्जती कर रहे थे, और फिर उसी जो वो अपना चक्र लिए रहते उससे इनकी गर्दन काट दी गई थी। अब आते हैं वत्सा पे। वत्सा हमारा कहाँ पे है? ये है आपका वत्सा। ठीक, वत्सा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। अब वत्सा हमारा कहाँ पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है यमुना रिवर पर। वत्सा वन नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल। अब वत्सा इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्यू टू द कॉटन टेक्सटाइल जो यहाँ पर उस समय पाई जाती होंगी। अब तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश या पाकिस्तान के एरिया में ज्यादातर है ये। कैपिटल इसका क्या था? इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग प्रयागराज जाते हैं तो फतेहपुर से और प्रयागराज के बीच में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कौशाम्बी। तो यहीं पे वत्सा की कैपिटल हुआ करती थी। गंगा यमुना नियर इलाहाबाद, देखिए लिखा भी है नियर इलाहाबाद में जो है कौशाम्बी पाया जाता है। इसके किंग कौन थे? इसके किंग थे हमारे उदयन। उदयन वॉज द हीरो ऑफ 3 संस्कृत ड्रामा। अब जो उदयन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो 3 उस समय बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत ड्रामाज है, जो जिसकी आज भी आप लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिलिपि मिलती है। उसमें से पहले जो है वो है भाषा, फिर प्रियदर्शिका, और फिर रत्नावली ऑफ हर्षा। ये दोनों ही हर्षा जी ने लिखी है। और एक है स्वप्न वशवदत्ता, ये किसने लिखी है? ये भाषा ने लिखी है। इन तीनों ही के जो मेन हीरो थे वो थे हमारे उदयन, जो कि वत्सा के किंग थे। Legends recount a rivalry between Udayan and Pradyutta of Avanti and refer to a love affair between Udayan and Vasavdatta, Pradyutta daughter। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए थे और इनके बारे में किताबें इसलिए लिखी गई हैं, और इन तीनों ही किताबी का जो मेन थीम था वो इस पे बेस्ड था कि जो किंग उदयन थे वो किसके राजा थे? वो वत्सा के राजा थे। और प्लस एक दूसरे राजा थे अवंती के, जिनका नाम था प्रदयोत्रा। इन दोनों में चलती थी राइवलरी। ठीक, हालांकि इन दोनों में लाइब्रेरी चलती थी, लेकिन जो प्रद्योत्ता की डॉटर थी जिनका नाम था वंशव दत्ता, उससे उदयन प्यार करते थे। ठीक, तो इसी वजह से ये इन पे 3 नाटक लिखे गए हैं, और जो इनकी थीम बेस्ड थी वो इन्हीं दोनों की लव पर बेस्ड थी। तो वत्सा का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट था ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ उदयन, ये हम लोग कह सकते हैं सब। अब आते हैं कुरु पे। ये आपका कुरु है। ठीक, कुरु हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है वेस्टर्न यूपी में। इसका कैपिटल क्या था? इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पाया जाता है। ये हमारे पाया जाता होगा उस समय दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में। ठीक, द एपिक पोयम द महाभारत टेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ब्रांचेज ऑफ द कुरु क्लैन। अब जाहिर सी बात है, इंद्रप्रस्थ को जो मतलब जो पांडव थे उनको कौन सा इलाका मिला था? इंद्रप्रस्थ, जिसको उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया था कि जिसकी वजह से कौरव इनसे चिढ़ने लगे थे। तो अब सोचिए, जब कौरव इनसे चिढ़ रहे थे तो उस समय इंद्रप्रस्थ का क्या एरिया होगा और कितना ही सुंदर और प्लस विशाल होगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कुरु की उस समय मान्यता क्या होगी। इसी वजह से जो पूरी महाभारत है वो इसी रीजन की वजह से एक तरह से हम लोग कह सकते हैं बेस्ड थी, क्योंकि अब कौरव चाहते थे वो इंद्रप्रस्थ इनसे छीन ले। पांचाल। पांचाल का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी महाभारत की मेन हीरोइन कह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं द्रौपदी, वो पांचाल की ही राजकुमारी थी। पांचाल का आपका एरिया कहाँ है? ये है आपका पांचाल। हमारा कहाँ पे पड़ता है? हमारा वेस्टर्न यूपी पे पड़ता है। गंगा रिवर इसको 2 पार्टों में पड़ती है, जिसके से नॉर्दर्न पार्ट है उसकी कैपिटल है अहिचत्र, और प्लस जो साउदर्न पार्ट है उसकी कैपिटल है कंपल्या। अहिचत्र हमारा कहाँ पाया जाता है? जिसको हम लोग इस समय प्रेजेंट में कहते हैं बरेली, जो कि हमारे यूपी में है, वो उस समय अहिचत्र था। और जो इस समय फरुखाबाद है उसको उस समय हम लोग कहते थे कंपिल्या। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाल। तो इस समय जो कन्नौज का एरिया है वो उस समय पांचाल कहा जाता था महाजनपदा के समय में। अब आते हैं मत्स्य। मत्स्य आपका ये पड़ता है। ठीक, मत्स्य जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर एरियाज ऑफ राजस्थान, मतलब कि इस जो प्रेजेंट के यदि हम लोग बात करें तो जो राजस्थान का एरिया है उस वो एरिया पहले मत्स्य का था। मतलब कुछ एरिया जैसे कि जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, ये हमारा पूरा मत्स्य का एरिया है। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी विराटनगरा, जिसको हम लोग मॉडर्न में इस समय बैराट कहते हैं। ठीक, यदि आप लोग नेट पे डालेंगे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बैराट डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एक मैप उभर के आएगा।
तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग वही जो मैप है वो एक तरह से मत्स्य की कैपिटल का जो उस समय था वो भी आज के समय में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे विराट। ठीक, तो जो मत्स्य महाजनपद था उसके फाउंडर थे विराट। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा राजस्थान के कुछ एरियाज में पाया जाता है, जिसकी उस समय कैपिटल थी विराट नगरा। तो अब आपके आ जाते हैं, एक तो आ जाता है आपका मथुरा सबसे पहले, जो कि उस समय कहा जाता था शूरसेना। ठीक, जो मतलब शूरसेना जो महाजनपद था वो इस समय आपका कहा जाता है मथुरा। ये आपका ये पूरा बेस्ड है, मतलब मत्स्य का एरिया प्लस उसके नॉर्थ में पांचाल, ईस्ट में वत्सा। ठीक, और जो अब साउथ ईस्ट में कह सकते हैं कहीं ना कहीं छेदी डायनेस्टी भी इससे जुड़ती थी। इसके किंग तो कौन थे? इसके किंग थे अवंतीपुरा, जो कि बुद्ध के एक भक्त थे। फिर आ जाते हैं अवंती, जो कि हमारा सेंट्रल मारवा का क्षेत्र है। ठीक, मतलब कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल मारवा का क्षेत्र वो हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक, तो यहीं पे है आपका अवंती। डिवाइडेड बाय विंध्यास, नॉर्थ अवंती उज्जैन एंड साउथ अवंती महेश मती। तो देखिए अवंती यहाँ से हमारी कौन सी रिवर बहती है? ये एक तरह से रिवर के एक तरह से विंध्यास माउंटेन जो है वो यहाँ से जाते हैं इस तरह। तो इसने जो है विंध्यास माउंटेन ने अवंती को दो पार्ट में बांट दिया था, जिसमें जो नॉर्थ का एक तरह से कैपिटल थी इसकी वो थी अवंती, और जो साउथ की कैपिटल थी जिसको साउथ अवंती कहा जाता है वो थी महेश मती। तो ये था पूरा मथुरा और अवंती के बारे में। गंधार, गंधार हमारा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका मतलब हिमालय का ही रीजन। गंधार मॉडर्न पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान एंड द कश्मीर वैली। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय जो महाजनपदा था उसमें से जो मोस्ट ब्यूटीफुल महाजनपदा था वो हमारा कौन सा था? वो था हमारा गंधार। ठीक, कैपिटल इसकी क्या थी? इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग, यही तक्षशिला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो बहुत अच्छे से इस बाद में बनाया था वो हमारे किसने बनाया था? वो हमारा बनाया था मौर्य डायनेस्टी ने। King Purukshini had called a relation with Magda and waged a successful war against Avanti। अब यहाँ के जो किंग थे जिसका नाम था पुष्कर सेन, इनकी मगध से काफी अच्छी दोस्ती थी और इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने अवंती पर चढ़ाई करी थी। The Behistun inscription of the Archaemenid Emperor Darius mentioned that the Gandhar was conquered by the Persian in the latter part of 6th century BC। तो अब जो गंधार था जिसने अवंती पर चढ़ाई की थी वो काफी अच्छे से अपना धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो डेरिस है आर्चिमेड के जो किंग थे उन्होंने गंधार पे आक्रमण किया, तो फिर कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे गंधार को कैप्चर कर लिया था। इस बात का हम लोगों को सबूत कहाँ से मिलता है? इस बात का सबूत मिलता है हम लोगों को बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, एसएससी में कई बार इसमें पूछा गया है कि बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मेंशन है कि गंधार अल्टीमेटली कॉन्कर किया गया था एम्परर डेरिस के द्वारा। एम्परर डेरिस कौन थे? ये थे आर्चिमेड किंग। अब आते हैं अश्वका। ठीक, अश्वका ये अश्वका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केवल यही एक महाजनपद था जो सबसे अलग होके एक तरह से नॉर्थ सेंट्रल से एकदम अलग होके बना था साउथ में जाके। अश्वका लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी बिटवीन द रिवर गोद। अब देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी बताया कि कहीं ना कहीं एक तरह से गंगा रिवर बेसिन पे थे जितने भी मेजोरिटी, इसमें से जैसे गंधार और कम्बोजा ये एक तरह से इंडस बेसिन पे थे, लेकिन जो मेजर जहाँ महाजनपद थे वो हमारे गंगा रिवर बेसिन पे थे। लेकिन जो अशोका है ये हम लोगों का गोदावरी रिवर पे बेस्ड था, जिसको इस समय हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब सेकंड गंगा जिसको कहा जाता है साउथ की, वहां पर ये बेस्ड था। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी पोटाली, जो कि इस समय मतलब प्रेजेंट के समय में बोधान डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद एंड पार्ट ऑफ आदिलाबाद है। ठीक, पार्ट ऑफ आदिलाबाद, उस समय पोटाली का जो क्षेत्र था वो इस प्रेजेंट में ये क्षेत्र है। इट वॉज द ओनली ये मैंने आपको पहले बता दिया कि केवल एक महाजनपद है जो विंध्यास के साउथ में बसा हुआ है। इट वॉज इन दक्षिणापथा मंजिरा इन तेलंगाना। इस जो प्रेजेंट में यदि आप बात करेंगे जो दक्षिणापथा है मंजिरा का इलाका जो कि तेलंगाना में पाया जाता है वो पूरा अश्वका का ही एरिया है। देखिए ये था, मैंने आपको पूरे बता दिया लगभग जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बता दिया। ये देखिए गंधार के मेरे बारे में आपको बता दिया, इन सब जितने भी थे सबके बारे में बता दिया। ठीक, अवंती के बारे में भी बता दिया जिसपे गंधार ने चढ़ाई करी थी। उसके बाद हमारे आते हैं अशोका, जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही केवल एक रीजन था जो कि विंध्यास के साउथ में बेस्ड था। ठीक,
और एक आपका आखिरी में आता है कंबोजा। ठीक, तो भाई ये था पूरा अल्चमेट एम्पायर था, जिन्होंने अल्टीमेटली गांधार पे चढ़ाई करके इसको पूरा कैप्चर कर लिया था। तो यही पूरा था। अंगाज इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आयरन मतलब एक तरह से लोग कॉमर्शियल टाउनशिप पूरी बेस्ड थी यहाँ पे। ठीक, तो ये था पूरा आपके महाजनपदा के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको एक बार समझ लीजिएगा। इट शुड बी नोट दैट द मोस्ट पावरफुल, अब देखिए मैंने आपको सारे महाजनपदा के बारे में बता दिया, लेकिन अब उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से थे जो कि एक तरह से बहुत अच्छे से उभर कर आ गए थे, वो थे हमारे मगधा, कोशला, वत्सा और अवंती। टू ऑफ द महाजनपदा द वाजी एंड मल्ला वर द गना संघ। देखिए ये जो छह मैं जितने भी आपको 16 महाजनपदा थे, उसमें से जितने भी थे, केवल दो को यदि आप हटा दें तो वो सारे एक तरह से किंगशिप बेस्ड थे। मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे या जो भी निर्णय होते थे या जो भी पनिशमेंट होती थी वो किंग सिखाते थे, मतलब किंग ऑर्डर देते थे। लेकिन केवल दो महाजनपद थे जिनका था, एक वाजी एक मल्ला, ये गणा संघ थे। गणा संघ का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता था वो एक तरह से कह सकते हैं कि 3 या 4 लोगों के द्वारा लिया जाता है। मतलब कि एक तरह से ओलिगैर्ची का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होता था। when decision taken by 2 or 3 और मतलब और 4 to 5 इंपॉर्टेंट पीपल्स, मतलब जो एक तरह से ग्रुप डिसीजन होता था, उसकी वजह से पूरा महाजनपद रन करता था। लिटरेरी मीनिंग है असेंबली, हाँ तो मैंने यही बताया ना कि एक तरह से असेंबली होती थी गना वालों की, जो एक तरह से यहाँ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे। तो इस तरह से बाजी और मल्ला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो था ये एक तरह से गना संघ था। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट थी उस समय की वो थी मगधा, कोशला, वत्सा और अवंती। तो ये था पूरा महाजनपदा के बारे में। अब इसके बाद आपको किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, जो भी होगा उसके हम लोग अलग अलग कंपाइल पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।